मैं कुछ दिनों के लिए सूरत आई हूँ अपने दूसरे बेटे पंकज के पास रहने के लिए। बड़ा बेटा पटना में रहता है। उसकी बहू पूनम से मेरी बनती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 3 महीने रह पाई उसके पास। अब ये छोटी रागनी तो उससे भी तेज है। पंकज के साथ ही बैंक में नौकरी करती है। आज मैं शाम के समय घर के नज़दीक वाले पार्क में घूम रही थी। अचानक बेंच पर बैठी एक अकेली महिला दिखी। मैंने सोचा क्यों ना उससे बात की जाए। मैं उस सूरत के पास पहुंची। मैंने ध्यान से देखा, 50 से 55 के बीच की होगी। मैं वहीं बेंच पर बैठ गई और उससे पूछा, आप यहीं कहीं रहती है क्या? आज से पहले आपको नहीं देखा। उस महिला ने नमस्ते कहा तो मैं झेप गई। मैंने भी उसको नमस्ते किया। उसने कहा 2 दिन पहले ही तो वो लखनऊ से वहाँ अपने तीसरे बेटे के पास रहने आई ही है। उसने अपना नाम आशा बताया। मैंने गौर से देखा, उसे बिल्कुल अपने नाम जैसी थी वो, जीने की आशाओं से भरपूर। उसने आयरन की हुई साड़ी पहनी थी, बहुत ही सलीके से बाल भी संवारे थे। मैंने अपनी सूती साड़ी को देखा जो मुड़े हुए थे, मेरे बाल भी उलझे हुए। कुछ औपचारिक बातें करके और कल फिर आने की बात कहकर मैं अपने घर आ गई। मैं सीधे अपने कमरे में गई। आईने में खुद को देखा। मैं भी तो उसकी उम्र की ही हूँ। मैं इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूँ? मुझे ध्यान आया, पूनम मुझे हमेशा कहती थी, माँ जी साड़ी अच्छे से पहनकर बाहर जाइए, बालों को रंग लीजिए। मैं हमेशा उसको डांट दिया करती और कहती कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अच्छा नहीं लगता। इन्हीं बातों से मेरे और पूनम के बीच हमेशा तकरार होती थी। आज विचार है, रविवार है, सुबह से बेचैन थी। पंकज और रागनी दोनों घर में ही हैं, अपने काम में व्यस्त। तभी पंकज ने आकर पूछा, माँ क्या बात है, बेचैन लग रही हो? कुछ चाहिए या तबीयत ठीक नहीं है? बताइए मुझे। तब मैंने सकुचाते हुए कहा, पंकज मुझे अपने बालों को रंग करना है और मेरी 4 साड़ियाँ हैं जो आयरन करवानी है। पंकज ने कहा, ठीक है, मैं सब करवा दूंगा। उसने रागनी को जाकर बताया। कुछ देर बाद रागनी रंग और ब्रश लेकर आई। मुझसे कहा, लाइए माँ जी, मैं रंग देती हूँ। मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से रंग दिया। कुछ देर बाद नहा कर आई तो उसने एक सुंदर सी आयरन की हुई सूती साड़ी दी और कहा, आप ये पहनकर आज पार्क जाइए माँ। उसकी बातों में आज पहली बार मैं खुश हुई। दोपहर में खाना खाकर रागनी की दी हुई साड़ी पहन अपने कमरे में आ गई। मुझसे शाम का इंतजार नहीं हो रहा था। जैसे ही 5 बजे मैं रागनी की दी हुई साड़ी पहनकर पार्क की तरफ गई। पंकज और रागनी भी मेरे इस बदले हुए रूप से खुश थे और शायद आश्चर्यचकित भी। मैं जैसे ही पार्क पहुंचकर बेंच पर बैठी, आशा आती हुई दिखी। वो भी आकर मेरे बगल में बैठ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। मैं तो आशा और उसकी बहू के बीच होने वाली लड़ाई के बारे में सुनने की इच्छुक थी, क्योंकि जब मैं पटना में बड़ी बेटे बहू के पास रहती थी तो शाम के समय मोहल्ले की सभी सास मिलकर एक दूसरे से अपनी अपनी बहुओं की बुराई किया करती थी। मैंने ही शुरुआत कर दी। मैंने कहा, आशा जी, ये बहुएं जाने अपने आप को क्या समझती हैं। मुझे तो उन लोगों का रवैया, उनका रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आशा जी ने कहा, नहीं सुलेखा जी, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार बहुत कुछ बदल ही जाता है। मेरी तीनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे काम पर चले जाते तो बहू ने ही मुझे संभाला। मेरी बड़ी बहू सरकारी अस्पताल में नर्स है। उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली। मेरी दूसरी बहू घर में रहती है। उसने घर का सारा काम संभाल लिया और छोटी वाली बुटीक चलाती है।
उसने भी 1 महीने तक अपना बुटीक बंद रखा ताकि मेरे ऊपर ध्यान दे सके। मेरी बहुओं का ही सहारा था कि मैं अपने गम से बाहर आ सकी। अब मैं कैसे कहूँ उनका रवैया अच्छा नहीं। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि मेरे जीवन में आई ये पहली महिला है जो बहुओं के गुणगान कर रही थी। कल मिलने का वादा करके हम दोनों अपने घर चले गए। आजकल मैं रागिनी से किचकिच नहीं कर रही। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर भी किसी तरह घर में शांति है यह देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। आज फिर मैं नियत समय पर पार्क पहुंच गई। आशा जी भी आ गई। मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, आशा जी, कल रात मेरी बहू ने खीर बनाई। चावल थोड़े कच्चे थे, मैंने कह दिया तो उसने मुंह फुला लिया। आशा जी ने कहा, मेरी बड़ी बहू ने भी एक बार खीर बनाई थी और चावल कच्चे रह गए थे। मैंने मन में सोचा कि खुद भी तो खाएगी इस खीर को, खुद ही पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से बोलकर क्यों बुरी बनूं? और यह सच में वही हुआ। मेरी बहू ने मुझसे आकर पूछा, माँ जी, आपने क्यों नहीं बताया कि खीर में चावल कच्चे हैं? मैंने कहा, बहू, मैं कहती तो तुझे जरूर बुरा लगता, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ। ये रिश्ता ही ऐसा है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। आगे से कभी भी खीर के चावल कच्चे नहीं होंगे, कहकर मैंने उसको गले लगा लिया। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। आशा जी की बातों में कहीं भी किसी की शिकायत नहीं होती। जिंदगी देखने का जो दृष्टिकोण था वो मैंने आज तक किसी सास या औरत में नहीं देखा। शाम में घर आई तो रागिनी बैंक से आकर सबके लिए प्याज के पकोड़े और चाय बनाई। वैसे वो खाना अच्छा बनाती थी, पर मैंने कभी नहीं कहा। आज मैंने कहा, रागिनी, पकोड़े तो बहुत ही अच्छे बने हैं, मेरे लिए थोड़ा और लाना। रागिनी भी दंग। अब मैं और ज्यादा शांत हो गई थी। रागिनी के किसी काम में नुस्ख नहीं निकालती थी, खाने की तो तारीफ भी करती। एक दिन रागिनी किसी से फोन पर बात कर रही थी और मैंने सुना वो कह रही थी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। मेरा मन गदगद हो गया। आज शाम को आशा जी पार्क में नहीं आई। मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही। फिर मैं घर चली गई। रविवार था और आज तीसरा दिन था। आशा जी नहीं आ रही थी। मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने लिया था, पर मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन बजा। मुझे लगा कि आशा जी का हो सकता है। मैंने फ़ोन उठा लिया। उधर से एक अनजान औरत की आवाज़ आई, हेलो, आप सुलेखा जी बात कर रही हैं? मैंने हाँ कहा। उधर से बोलने वाली औरत ने बताया कि आशा जी का निधन हो गया है। उनके कमरे में एक आपका फ़ोन नंबर और आपके नाम की एक चिट्ठी मिली है। आप तुरंत यहाँ पलक वृद्धाश्रम में आ जाइए। मैं घबरा गई। तुरंत अपने घर गई। वहाँ से पंकज और रागिनी को सारी बात बताकर उनके साथ वृद्धाश्रम पहुँची। आशा जी की लाश देखकर मुझे बहुत रोना आया। मैंने वृद्धाश्रम में पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी के पति के मरने ते ही तीनों बेटे और बहुओं ने उनका सब कुछ धोखे से लेकर उनको घर से निकाल दिया, यहाँ पहुंचा दिया था। तभी उस फोन करने वाली औरत ने पूछा, आशा जी का पत्र दिया? उसी औरत ने बताया कि इनको अस्थमा था। कल रात को जब तेज अस्थमा का अटैक आया और इनके प्राण निकल गए, मैंने वो पत्र खोला। उनमें लिखा था, मेरी प्रिय सखी सुलेखा, बहुत प्यार। पत्र देखकर आश्चर्य न करना। मैंने बहुत कोशिश की कि अपना सच बताने का, पर तुम्हारे साथ में अपनी उस गृहस्थी को जी रही थी जो मैंने कभी कल्पना की थी।
तुम्हारे द्वारा बहुओं की बुराइयां सुनकर मुझे अपनी बहुएं याद आती थी। तुम तो बहुत भाग्यवान हो, कम से कम तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें घर से नहीं निकाला। तुम आज भी उस घर की मालकिन की तरह ही हो, सब साथ बैठकर खाते पीते हो। तुम्हें बेचैन देखकर तुम्हारे बेटे और बहू परेशान होते हैं। मेरे भाग्य में यह सुख कहाँ। कुछ ही दिनों में मैंने तुम्हारे साथ अपनी काल्पनिक गृहस्थी और बेटे बहुओं का सुख प्राप्त किया है। वो मेरे लिए अनमोल रतन है। मैंने तुमसे